नमस्कार अमित शाह जी। भारत एक किस्म से दो जंग लड़ रहा है, एक तरफ कोविड तो दूसरी तरफ चाइना की फौज लद्दाख में हमें तंग कर रही है, घुसने की कोशिश कर रही है। तो आप जो है, आपकी सरकार जो है इन दोनों से जूझ रही है, इसलिए मैं सवाल पूछना चाहूँगी कि पहले तो कोविड के बारे में। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। परंतु आज मैं सिर्फ कोविड और विशेषकर दिल्ली की कोविड की परिस्थिति के लिए बात करने के लिए आपके सामने हूं, क्योंकि विगत 2 सप्ताह में दिल्ली में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ा है और धीरे धीरे स्थिति को हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली की जनता से साझा करना जरूरी है और जागरूकता की दृष्टि से भी ये जरूरी है और उनको जो करना है उसके लिए भी जरूरी। इसलिए आज विशेषकर दिल्ली के कोरोना वायरस की स्थिति पर, संक्रमण के फैलने की स्थिति पर और देश के कोरोना वायरस संक्रमण पर ही बात करेंगे, एक लिमिटेड सब्जेक्ट पर बात करेंगे। जी, दिल्ली के बारे में आप कह रहे थे तो मैं दिल्ली से ही सवाल करती हूँ कि दिल्ली की तुलना जो है वो वुहान से की जा रही है कि बेड नहीं है, टेस्टिंग नहीं है और जनता में एक रोष भी है, घबराहट भी है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो मना कर रहे हैं कुछ लोगों को लेने के लिए और अगर अंदर ले भी रहे हैं तो उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो इसको निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, मैं थोड़े चरणबद्ध आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा, मगर पहले मैं एक स्थिति स्पष्ट कर दूं कि लगभग जून के दूसरे सप्ताह में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का एक बयान आया। सिसोदिया जी ने बताया कि भाई 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख तक कोरोना के संक्रमित हो जाएंगे, ना जगह बचेगी, ना बेड बचेंगे और एक प्रकार से स्थिति खराब होगी। इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भय हुआ। उनका अनुमान जो था वो आंकड़ों के आधार पर थे, मैं वो अनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता, परंतु एक भय की स्थिति पैदा हुई और कई लोग पलायन की भी सोचने लगे। एक दूसरा निर्णय आ गया कि दिल्ली के बाहर की व्यक्तियों को दिल्ली में इलाज नहीं कराया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी दिल्ली के बाहर का हूं, मैं भला कहां जाऊंगा अगर मुझे कुछ होता है तो। दिल्ली देश की राजधानी है, बहुत सारे राज्य के लोग यहां पर रहते, आते हैं, जाते हैं। आसपास के राज्यों से, जैसे उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से ढेर सारे लोग यहाँ बसते हैं। ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णय को केंद्र सरकार ने बदला और ये तय कर दिया कि हर एक व्यक्ति का इलाज हर एक अस्पताल में होगा। और उसके बाद में मैंने 14 तारीख को एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाई और जो आप बात कर रहे हैं वो सारे फैसले कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में हमने करे। एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बुलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव खाका है, इसमें 3, जहां तक कोरोना का सवाल है, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव रोल 3 संस्थानों का आता है। तो दिल्ली सरकार स्वतः, दूसरा एमसीडी, 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और तीसरा भारत सरकार। तो ये तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी था। तो वो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था, देश और दुनिया के कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की बहुत सारी इंफॉर्मेशन भारत सरकार के तज्ञों के पास थी। जैसे डॉक्टर पॉल है, नीति आयोग के मेंबर हैं, हमारे डॉक्टर भार्गव है, आईसीएमआर के हैं और एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी हैं। ये तीनों के पास पूरे देश भर की स्थिति और दुनिया भर की लेटेस्ट स्थिति की जानकारी थी। भारत सरकार काफी कुछ मदद भी कर सकती है। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार का मेन रोल है ही है और अस्पताल बहुत सारे एमसीडी के हैं, नीचे के कर्मचारियों की संख्या भी एमसीडी की ज्यादा है। तो एक व्यापक अभियान कोरोना के खिलाफ चलाना है तो तीनों ने मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। तो मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी आए, उप मुख्यमंत्री जी भी आए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे, ये तीनों डॉक्टर भी थे और बाद में एमसीडी के मेयरों के साथ भी मीटिंग की। इसमें हमने बहुत सारे निर्णय लिए और आज मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि 5.5 लाख वाली स्थिति 31 जुलाई तक नहीं आई। ताज्जुब तो इस बात की हो रही थी कि आप होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री होने के नाते आपको हर स्टेट, हर राज्य
को देखना है, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, लेकिन दिल्ली में ऐसी क्या केओस वाली सिचुएशन आ गई। और इंग्लिश में एक कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर हैं, एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उस पर आप भी आ गए हैं, तो इसमें तालमेल अब बढ़ा है? जरा भी कोई खींचातानी नहीं है, बिल्कुल। मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता सकता हूं कि परिस्थिति कंट्रोल में। दिल्ली सरकार ने हमें कहा था कि भाई एम्बुलेंस बढ़ानी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने हैं, वेंटिलेटर बनाने। हमने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर इमीडिएटली दे दिए, 10,000 के करीब ऑक्सीनोमीटर दे दिए, 440 वेंटिलेटर दे दिए हैं, और भी ज़रूरत पड़ेगी तब देते जाएंगे। और एम्बुलेंस के लिए भी दिल्ली सरकार को अधिकृत किया गया है कि वो ओला, उबर और ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, और ये अच्छे से चल रहा है। सबसे आपको ताजुब होगा, सबसे बड़ी खराब परिस्थिति डेड बॉडीज की थी। लगभग 400 से ज़्यादा, 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज संस्कार बगैर के पड़े रहे थे। हमने तय किया था कि 2 दिन के अंदर सभी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा अपने अपने धर्म के हिसाब से, और आज एक भी डेड बॉडी पेंडिंग नहीं है। और जिनका दुर्भाग्य से मृत्यु होता है उसका हमने तुरंत ही उसी दिन शाम तक संस्कार हो जाए ऐसी व्यवस्था करी है, और अच्छे से चल रही है। इसमें एमसीडी का बहुत बड़ा रोल है, दिल्ली सरकार का भी रोल है। दूसरी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी स्मिता जी की, अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं, उनको गाइडेंस चाहिए। तो एम्स के टेलीफोनिक गाइडेंस की हमने व्यवस्था कर दी। अस्पताल से कोई भी व्यक्ति वो डेडिकेटेड नंबर पर फोन करता है तो एम्स के विशेषज्ञ वहाँ उपस्थित होते हैं। वो पेशेंट की हालत को टेलीफोनिकली जानकर, वो डॉक्टर जो दिल्ली सरकार के अस्पताल का है, इसको गाइड करते हैं और तुरंत ही सर्वश्रेष्ठ इलाज की दिशा में उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और 3 टीमों का गठन कर दिया, जिसमें दिल्ली सरकार के भी डॉक्टर थे, भारत सरकार के भी एम्स के भी डॉक्टर थे, और आईसीएमआर के भी विशेषज्ञ थे। उन्होंने सभी अस्पतालों का निरीक्षण कर स्थान पर जाकर जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए कदम उठा लिए। आप कल्पना कर सकती है, हर वार्ड का सर्वे, हर वार्ड की सिस्टम को हमने ठीक करने का काम किया है, और इसके लिए मानव संसाधन भी बढ़ाए हैं, और कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए भी दिल्ली सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। मानव संसाधन की बात चल रही है, तो क्या ये अभी जैसे आपने 10,000 बेड्स का खोला है, 5,000 बेड्स, इन सब के लिए वेंटिलेटर्स और नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, ये सब उपलब्ध हैं कि इनके लिए एडवर्टाइजिंग तो हमने देखे नहीं है, तो कहाँ से आएंगे इन? देखिए ऐसा है, हमने, स्टाफ मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आएंगे। जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है, एक कॉल सेंटर से उनका संपर्क किया गया है, उनको वापस लाने के लिए करा है, और बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारियों को लाए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के मेडिकल टीमों को लगाया गया, जैसे अभी एक 10,000 बेड का जो कोविड सेंटर बन रहा है, वहाँ पर पूरा आईटीबीपी लगा। 16,000 बेड रेलवे बना रही है, उसका पूरा सेना ने जिम्मा लिया है। ये सारी चीजें हमने मेडिकल सुविधाएं, मानव संसाधन बढ़ाने के लिए की। कोऑर्डिनेशन की जब बात चल रही थी तब भी बार बार डिसीजंस चेंज होते हैं कि होम आइसोलेशन होगा कि नहीं होगा, कंपलसरी होगा कि नहीं होगा, दिल्ली गुड़गांव के बीच ट्रैफिक आने देंगे कि नहीं, दिल्ली नोएडा के बीच। एनसीआर का तो कॉन्सेप्ट खत्म ही सा हो गया है। ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ तक कोविड का सवाल है, एनसीआर की भी मैंने मीटिंग की है, एनसीआर के सारे लोग आए थे, इनके साथ मीटिंग की है। और अभी दिल्ली का जो मॉडल बना है, मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करने वाला हूं। अरविंद जी तो लुक में है ही है, उनको साथ में रखकर ही फैसला करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बात करूंगा। और एनसीआर को पूरा संपूर्ण जानकारी अब तक इकट्ठा हो गई है, गृह मंत्रालय में और स्वास्थ्य मंत्रालय में आ गई। एक समन्वित रणनीति हम बनाएंगे एनसीआर के लिए, दोनों मुख्यमंत्रियों से बात कर। और इसी तरह से टेस्टिंग बढ़ाना, अस्पतालों का गाइडलाइन तय करना, ये सारी चीजें एनसीआर में भी चली जाएगी। राहुल गांधी जो है वो उन्होंने शुरू से ही कहा कि या तो ना तो श्रमिक के मामले में, ना फिर अब कोविड से जो मुकाबला हो रहा है, इसमें मोदी सरकार जो है बिल्कुल ही नाकाम रही है। उन्होंने तो सरेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आपकी सरकार के खिलाफ कि जीत नहीं सकती आपकी सरकार। कोरोना के खिलाफ
भारत सरकार ढंग से लड़ी है। मैं राहुल जी को एडवाइस नहीं दे सकता, उनको एडवाइस देने का काम उनकी पार्टी के नेताओं का है। और मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ वक्रदृष्टा लोग होते हैं, उनको सीधी बात भी वक्र दिखाई पड़ती है। जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, भारत सरकार ने ये लड़ाई ढंग से लड़ी है। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को देखेंगे तो हमारे आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर। और शुरू से देश दुनिया भर में सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के अंदर सरकार भी लड़ी है और 130 करोड़ लोग भी लड़े हैं और सब राज्य सरकारें भी लड़ी हैं। वो नरेंद्र भाई की नेतृत्व की स्वीकृति का परिणाम है। मैंने आज तक मेरे सार्वजनिक जीवन में और मेरी स्मृति में एक भी घटना ऐसी नहीं है कि एक नेता के कहने पर एक भी पुलिस के बगैर पूरा देश कर्फ्यू में हो, हर घर में घंटी बजाई जाए, हर घर दिया जलाएं, देश के करोड़ों लोग कोरोना वॉरियर्स के लड़ाई को, उनके साहस को, उनके बलिदान को एक्नॉलेज करें। और इसी का परिणाम है कि कोविड के कारण प्रति 10 लाख आबादी भारत में 357 लोग संक्रमित है, कल तक का मैं डेटा कह रहा हूं, और विश्व में 1250 है। 1250 और 357 से आप अंदाज लगा सकते हो कि हम रोकने में कितने सफल हुए हैं। कुछ लोग मुझे कहते थे कि अमित भाई मृतदेहों की ट्रकें भरी जाएंगी, मुझे सावध करने के लिए कहते थे। मैं नाम देना नहीं चाहता, मगर उनके मन में भय था। मगर आज भारत सरकार, सभी राज्य सरकारें और मोदी जी के नेतृत्व के कारण विश्व में जब 1250 लोग संक्रमित हैं, हम 357 पर अटके हैं। अमेरिका के पूरा होने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अमेरिका में 7,569 लोग संक्रमित थे प्रति 10 लाख, ब्रिटेन में 4,537, ब्राजील में 5,802 और रूस में 4,254 लोग संक्रमित थे। और रिकवरी रेट जो मार्च 25 को 7.10 था, अब 55% हुआ है। आज का अखबार देख लीजिए तो 57% हुआ है। तो मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी स्थिति है। और जहां तक मृत्यु का सवाल है, जो एक्चुअल आउटकम है लड़ाई का, कि कितना मृत्यु कम कर सकते हो आप, मानव की, मनुष्य की जान कितनी कम जाएगी, इसके भी आंकड़े देख लीजिए। प्रति 10 लाख वैश्विक औसत 63.2 है, 63.2, भारत की 11 है, अमेरिका की 383 है, 383, ब्रिटेन की 637 है, ब्राजील का 259 है, रूस का 60 है। तो मैं मानता हूं भारत जैसे देश ने विकसित देशों के कंपैरिजन में भी ये लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी है। ये बात सही है कि अब कहना है तो कह सकते 11 भी क्यों हुई है, कहना है तो आप कह सकते हो। 3 या 4 महीने हो चुके हैं, पूरे मुल्क का फोकस जो था वो कोविड पे था और अभी भी है, लेकिन राजनीति बैक सीट नहीं ले सकती। आपने हाल ही में ट्वीट किया था इमरजेंसी को लेकर, जब आपने कहा था कि बोलने के लिए फ्रीडम नहीं है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग कहते हैं तो क्या बीजेपी में है, बीजेपी में भी लोग बोल नहीं सकते हैं। तो क्या आपकी पार्टी में भी डेमोक्रेसी है, आपकी पार्टी में भी जो यंग लीडर्स हैं वो आपको सुझाव देते हैं, कोविड को लेके हो या फिर लद्दाख को लेके हो? क्या आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो वैसे ही ओपन है जैसे कि आप कहते हैं, या फिर कांग्रेस सही है कि आपकी पार्टी में नहीं है? देखिए, ये बहुत, डेमोक्रेसी एक बहुत व्यापक शब्द है। डिसिप्लिन और स्वतंत्रता भी अपने अपने संदर्भ, अपनी जगह रखते हैं। इस सब दायरे से बाहर निकलकर मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी अगर ये सवाल पूछती है तो मैं थोड़ा आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। अडवाणी जी के बाद श्री राजनाथ जी, बाद में श्री नितिन जी, बाद में फिर राजनाथ जी, मैं बना, अब नड्डा जी बने। कोई परिवार का आदमी है क्या? इंदिरा जी के बाद कांग्रेस पार्टी का एक अध्यक्ष बता दीजिए जो गांधी परिवार के बाहर है। क्या डेमोक्रेसी की बात करें? और मैंने कोविड के समय कोई राजनीति नहीं करी। आप मेरे 10 साल के ट्वीट निकाल दीजिए सार्वजनिक बयान, हर 25 जून को मैं बयान देता हूं।
कि इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जिसको देश की जनता ने याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मूल पर, इसकी नींव पर प्रहार हुआ था। इस देश की जनता ने कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता ने, किसी भी नागरिक ने, किसी भी सिटीजन ने इसको नहीं भूलना चाहिए। ऐसे प्रयासों को हमेशा याद रखना चाहिए और इसके खिलाफ जागरूकता भी रखनी चाहिए। और ये कोई एक दल की बात नहीं है, देश के लोकतंत्र पर जो आघात हुआ था इसकी बात है। हर बार प्रसंग के अनुरूप उसकी भाषा बदलती है, इसका टोन बदलता है, परंतु वो ट्वीट मेरा एंटी इमरजेंसी था। जी जी, आप गृह मंत्री है इसलिए मैं आपसे बोलूंगी कि जो पिछले हफ्ते एक हैशटैग जो था वो वायरल हो गया था, जो पाकिस्तान और चाइना के हैंडल्स भी कर रहे थे, सरेंडर मोदी, जो इंडियन पॉलिटिकल हैंडल्स ने शुरू किया था, लेकिन ये सब पाकिस्तान में भी वायरल हो गया। चाइना के ट्विटर हैंडल्स, जो चाइना में ट्विटर है भी नहीं, लेकिन चाइना के सो कॉल्ड ट्विटर हैंडल्स वो भी वायरल कर रहे थे। तो जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है उसके लिए क्या हम सक्षम हैं, भारत सक्षम है? पूरी तरह से सक्षम है, मगर दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं करना चाहिए। कभी मुझे लगता है हम अपने इंटरव्यू के दायरे से स्मिता जी बाहर जा रहे हैं। मैं थोड़ा आपके मैं सोचा शायद आप भूल गए हो। नहीं, मैं नहीं भूला हूं, मैं ठीक से, मैं दिल्ली की जनता के लिए यहाँ पर आया हूँ, दिल्ली की जनता को आगाह करने के लिए आया हूँ। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बेड्स की स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ है। 30 जून तक हमने 30,000 बेड बन जाएंगे। रेलवे कोचिस के अंदर 8,000 बेड बने और 8,000 की तैयारी है, मगर मैं अभी 8,000 ही गिन रहा हूँ। DRDO एक एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल बना रही है, जिसमें 250 ICU बेड भी होंगे, विथ वेंटिलेटर होंगे, वो अलग से बने हैं। और 10,000 का ITBP संचालित राधा स्वामी सत्संग न्यास के बड़े कैंपस के अंदर बारिश की सीजन को ध्यान में रखकर हमने बेड बनाए हैं, इसको ITBP संचालित करने वाली। कुल मिलाकर 30,000 बेड है। तो अभी भी जो 9,937 दिल्ली सरकार ने पहले व्यवस्था करी, वो भी पूरे भरे नहीं है। तो दिल्ली सरकार ने, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं करी थी, उनके भी खाली ही थे, परंतु हमने आगे अगर स्थिति बिगड़ती है तो क्या होगा, इसका एडवांस प्लानिंग किया। अब मैं आता हूं रेट पर। यह फरियाद दिल्ली के काफी लोगों की आती थी कि भाई प्राइवेट अस्पताल मनमाने रेट्स ले रहे हैं। तो मेरी मीटिंग में एक निर्णय लिया गया था कि डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में कुछ डॉक्टरों की कमेटी बनेगी, वो प्राइवेट अस्पतालों को भी सुनेंगे, देश भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी कंसीडर करेंगे, और कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या एक्स्ट्रा खर्च लगता है, जैसे PPE किट का खर्च लगता है, कुछ खाना बना, ब्लड टेस्ट, ये वो, और दूसरा कुछ लोगों को ज़्यादा उनको पैसा भी देना पड़ता है रिस्क के कारण, इंश्योरेंस लिया है सबने। तो ये सारे का मिल मिलाकर क्या फर्क पड़ता है, इसको देखकर उनके रेट कंसीडर करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी। आइसोलेशन बेड के रेट जो 24,000 से 25,000 तक थे पहले, आज दिल्ली के कोई भी अस्पताल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट जाएगा तो 8,000 से 10,000 में बेड उपलब्ध कराए। पर वो एडिशनल्स होते हैं ना? नहीं, कोई, सुन लीजिए आप, मैं पूरी बात बताता हूँ, पहले आप मेरा पूरा सुन लीजिए। बिना ICU, बिना वेंटिलेटर का जो ICU है, इसके पहले रेट थे 34,000 से 43,000, एवरेज में कह रहा हूँ। अब 13,000 से 15,000 किया गया है, और ICU वेंटिलेटर के साथ 44,000 से 54,000 का बेड का खर्च था, इसको 15,000 से 18,000 कर दिया गया है। एक
इसके अंदर कोविड के जितने टेस्ट करेंगे इंक्लूड है, वेंटिलेटर पर रखेंगे इसका खर्चा इंक्लूड है, सारी दवाइयाँ इंक्लूड है, और अगर डायबिटीज़ है और आपको आगे की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है तो ये भी सारा इंक्लूड है। ये पूर्णतः अपने आप में एक सील पैकेज है, आप समझ लीजिए। तो इसको हमने कम कराया है। आज दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों के अंदर, सब अस्पताल जो कोविड के लिए अपनी अपनी बताए हैं, वो सारे अस्पतालों के अंदर हमने ये व्यवस्था करी। तो एक तो 10,000 से बढ़ाकर हमने 30,000 बेड करे। रेट को हमने लगभग कई जगह 1/3 कर दिया, कई जगह आधा कर दिया है। तो ढेर सारी व्यवस्थाएं करी है और 21 जून से फिर से इसका रिव्यू करा, 14 जून की मीटिंग के बाद। अब हम जो पूरा टेस्ट बढ़ा दिए, इसके जो नतीजे आए, इसके आधार पर 26 जून तक नए कंटेनमेंट जोन बनाने थे। कल शाम को कंटेनमेंट जोन 280 नए बना दिए हैं। तो कंटेनमेंट जोन को रीडिफाइन किया गया है, क्योंकि अब टेस्ट ज्यादा करने के बाद स्थिति अलग। पूरी दिल्ली हो जाएगी? पूरी दिल्ली नहीं हुई है, पूरी दिल्ली नहीं। आप इतने सारे केसेस होंगे तो फिर कंटेनमेंट। स्मिता जी, मैं आपको और दिल्ली वालों को आश्वस्त करना, इतने सारे कंटेनमेंट जोन बहुत छोटे छोटे बनाए हैं, परंतु पूरी दिल्ली नहीं होगी और इस पर जल्दी काबू कर लिया जाएगा। जाते जाते सवाल जरूर पूछूंगी मैं सर, कि सब लोग जानना चाहते हैं कि सीमा पर चीन के सोल्जर्स हमारे जमीन पर आए हैं कि नहीं। आज के दिन प्रधानमंत्री ने कहा था उस दिन, लेकिन आज अब देखिए, क्या वो हमारी जमीन पर है? ऐसा है, मैं आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आते हैं? पहले सब आते हैं, परंतु मैं पहले एक बात कह दूं, ये मेरा इंटरव्यू आपने जो अभी लिया है वो कोविड के लिए दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए। मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता जिससे मेरी ये मूल उद्देश्य है वो साइड पर हो जाए, टाइटल कुछ और बने और जनता कोविड से डरती रहे। तो मैं आप दोनों चीजों का डर है लोगों को। दूसरी चीजों का भी डर दूर करने वाले कर रहे हैं ना। जरूरत पड़ेगी, मेरा रोल होगा तो मैं भी करूंगा, इसके लिए सेपरेट इंटरव्यू देगा। आप सीसीएस में है सर, तो आपका रोल तो है ना? नहीं, रोल है, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अभी ब्रीफिंग हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि ब्रीफिंग नहीं हो रही, परंतु अभी मेरा आपको इंटरव्यू देने का उद्देश्य एक ही है कि दिल्ली की जनता के मन में से डर निकले। भारत सरकार, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तीनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि 31/7 को 5.5 लाख केस नहीं होंगे, हम अच्छी स्थिति में होंगे। और मुझे भरोसा है कि अब हमने जिनको ज़्यादा बुखार है, कुछ ज़्यादा लक्षण है, उनको आइसोलेट करने का और अस्पताल में ले जाने की नीति करी है। उनको होम आइसोलेशन में नहीं रखते हैं, इसलिए मृत्यु की दर भी कम होगी, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के तहत, प्रॉपर मेडिकल ऑब्जर्वेशन के तहत होंगे। पहले जो 2 दिन में ही मृत्यु हो जाती थी, मुझे लगता है इसमें भी हम सुधार कर पाएंगे। और अंतिम संस्कार हो या किसी भी चीज़ को छोड़े बगैर पूरी स्थिति को रिव्यू किया गया है और प्रधानमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि दिल्ली को इस संकट से बाहर निकालना है। और मुझे भरोसा है दिल्ली सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हम सब मिलकर दिल्ली को बाहर निकालेंगे। कोई टाइम फ्रेम रखा है कि? टाइम फ्रेम इसका नहीं हो सकता, मगर आप कुछ ही दिनों में इतना देखेंगी कि बढ़ता हुआ कम हुआ है जी। अगर 5.5 लाख होना है तो आज 2.5 लाख होना चाहिए था। हाँ। मगर हम अच्छी स्थिति में हैं और धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। एक सभी कांटेक्ट में आए हुए लोगों का टेस्टिंग होने के बाद भी एक एग्जैक्ट डिजाइन हमारे सामने, एक एग्जैक्ट जिसको कंप्लीट पिक्चर कहते हैं, वो हमारे सामने आ पाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था सर कि एक इंटरव्यू करूंगी जहां पर आप पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे। ज्यादा नहीं, जरा भी नहीं करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।